आज का टॉपिक क्या है? फाइव आइज। फाइव आइज क्या है? ये जीएस और प्रीलिम्स के नज़रिए से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में पढ़ते हैं आज। फाइव आइज क्यों चर्चा में है, तो आइए पढ़ते हैं। हम लोग शुरुआत करते हैं इसकी। क्या है फाइव आइज? दरअसल फाइव आइज एक 5 देशों का समूह है। किस देशों का? 5 देशों का समूह है। अमेरिका है इसमें, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, ब्रिटेन है और कनाडा इसमें शामिल है। इस फाइव आइज अलायंस का मकसद खुफिया जानकारी को एक दूसरे तक पहुंचाना है। क्या करना है? खुफिया जानकारी को एक दूसरे तक पहुंचाना है। ठीक है, इसमें ये भी होना अच्छे से मैंने आपको लाया है कि जिससे आपको समझ में आ सके। ठीक है, कौन कौन से देश बताया मैंने? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूके और यूएसए। जीएस में पूछ सकता है और प्रीलिम्स में भी पूछ सकता है। 3 देश दे देगा और 2 देशों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए बोल देगा। सरकारी सूत्रों के हवाले से एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि कनाडा और भारत के बीच संबंध बिगड़ने की शुरुआती वजह क्या है? इसमें बताई गई शुरुआती वजह फाइव आइज है। कनाडा सरकार ने हरदीप सिंह निज्जर हत्या मामले में जांच की करीब 1 महीने पहले शुरू की थी। ठीक है, हरदीप सिंह निज्जर की जो हत्याकांड मामले थी उसकी जांच करीब 1 महीने पहले ही शुरू की थी। इस दौरान कनाडा सरकार ने एक नई जानकारी जुटाई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें भी पूछा गया क्यों चर्चा में आया है फाइव आइज, आखिर क्यों चर्चा में है? बताया जा रहा है कि हरदीप सिंह निज्जर की हत्या कनाडा सरकार के जांच के दौरान फाइव आइज की मदद ली थी। किसकी मदद ली थी कनाडा सरकार ने? फाइव आइज। सूत्रों ने दावा किया कि कनाडा सरकार ने फाइव आइज नाम की खुफिया गठबंधन की एक अहम जानकारी मिली। इस संबंध में फाइव आइज गठबंधन की ओर से प्रतिक्रिया नहीं आई है। जैसे इस संबंध में अभी फाइव आइज की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है और इनका कहना है कि फाइव आइज ने ही जानकारी प्राप्त किया है और जानकारी उनसे मिली है। इस बीच दिल्ली में बैठे सरकारी अधिकारियों के हवाले से सूत्रों ने बताया कि सरकार इसे लेकर गंभीर है और संभावना यह भी है कि इससे मदद में कनाडा में बैठे भारतीय कर्मचारियों की जासूसी भी की जा रही है। भारतीय कर्मचारियों की इसकी क्या की जा रही है? जासूसी भी की जा रही है। ठीक है, आते देखते हैं ये मैप के नज़रिए से मैं देख लेते हैं कहाँ कौन कौन से देश। एक ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, यूके हो गया और यूएसए हो गया और कनाडा हो गया। ये 5 देश हो गए। मैप भी हम लोग देख लिए। ठीक है, कहाँ कहाँ पर है और 5 देश कहाँ कौन कौन से देश शामिल हुए हैं। ठीक है, ये 5 देशों का क्या है? झंडा है। ठीक है, इसको आप देख लीजिए। अब आते हैं इसके बारे में फुल डिटेल में पढ़ते हैं हम लोग। फाइव आइज देशों की खुफिया एजेंसी की एक औपचारिक और अनौपचारिक समझौता है। ठीक है, के तहत सक्रिय रूप से एक दूसरे को सहयोग करती है। ठीक, जबकि प्रत्येक देश में सूचना या आधिकारिक रहस्यों की सुरक्षा पर कानून की विविधता होती है। देश ह्यूमन इंटेलिजेंस, सिंगल इंटेलिजेंस, सिक्योरिटी इंटेलिजेंस, जियो स्पेशल इंटेलिजेंस और डिफेंस इंटेलिजेंस की जानकारी एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। ठीक है, ये सारे सिक्योरिटी के साथ एक दूसरे के साथ ये क्या करते हैं? अपने सिक्योरिटी के जो इंटेलिजेंस सिस्टम होते हैं उनको एक दूसरे के साथ क्या करते हैं? जानकारी को साझा करते हैं। ठीक है, साइनिट देख लेते हैं ये क्या है। इसमें है तो रडार, इंटरनेट, मोबाइल नेटवर्क, हथियार प्रणाली की प्राप्त जानकारियाँ इसमें होती है। ठीक है, इसमें सभी प्रकार की जानकारियाँ होती है। ठीक, अभी इसकी देख लेते हैं इसकी शुरुआत कब हुई थी। ठीक, इसकी शुरुआत हुई थी 1941 में अंटार्कटिका चार्टर परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आया था। ठीक है, 1941 के अंटार्कटिका चार्टर में ये अस्तित्व में आया था। यहाँ पर इसका डेट भी दिया गया है कि 14 अगस्त 1941 को ये अस्तित्व में आया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। 14 अगस्त को ये 1941 के अंटार्कटिका संधि में इसका अस्तित्व में आया। ठीक है, 1943 में अमेरिका और ब्रिटेन ने ब्रूसा नामक एक गुप्त संधि पर हस्ताक्षर किया। 1943 में तो क्या हो गया? ब्रूसा में क्या होगा? ब्रिटेन का BR और यूएसए का 3 ले लिया गया। इसे ब्रूसा गुप्त संधि के नाम से जाना गया 1943 में, ये याद रखिएगा। फिर जिसे तब यूके यूएसए समझौते के रूप में जाना लगा। क्या जाना लगा? यूके यूएसए के समझौते, यूके और यूएसए के समझौते के रूप में जाना लगा। ठीक, अब आते हैं इसमें, फिर इसमें कौन कौन से देश जुड़ गए? संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस के साथ सोवियत संघ के साथ जो बीच शीत युद्ध बढ़ने लगा, उसमें जो शीत युद्ध बढ़ने लगा। ठीक, तो 1948 में कौन शामिल हो गया? 1948 में कनाडा शामिल हो गया। 1956 में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड इसमें शामिल हो गए। ठीक, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड इसमें शामिल हो गए। ठीक, और इसमें देखते हैं कि नॉर्वे, डेनमार्क, पश्चिम जर्मनी को अस्थायी संगठन के रूप में जोड़ा गया, जिसे हम 9 आइज के रूप में भी देखते हैं। क्या देखते हैं? 9 आइज के रूप में भी देखते हैं। बाद में कौन कौन से जुड़ गए? इसमें अस्थायी रूप में गठबंधन में जोड़ा गया। मतलब कि परमानेंट तो नहीं है, पर इन्हें अस्थायी रूप में इन्हें मतलब कि बोलते हैं ना गैर सदस्य होते हैं, उनके रूप में इनको मान्यता दी, जिसके तौर पर इन्हें 9 आइज के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, और 1955 के तहत इस समूह को वर्तमान सदस्यों के तहत सीमित कर दिया गया। मतलब 1955 के तहत इस समान
सामान जो इसके सदस्य हैं उसको सीमित कर दिया गया। एक समय यह भी था कि भारत, जापान और कोरिया के गठबंधन की सदस्यता पर विचार किया जा रहा था। मतलब कि पश्चिम एशिया के तरफ के भी भारत या जापान या कोरिया को चीन से लड़ने के संबंध में इनको एकत्र रूप में शामिल करने के लिए भी विचार इस पर किया जा रहा था। ठीक है, इस खुफिया एजेंसी को शामिल करने के रूप में। ठीक है, इसमें अब मैं आपको फुल विस्तार बता दिया। तो 9 आइज के रूप में अगर देखेंगे तो 9 आइज में कौन कौन से देश के शामिल हो जाएंगे 5 देशों के साथ में। तो डेनमार्क, फ्रांस, नीदरलैंड और नॉर्वे के साथ एक जानकारी साझा करने के रूप में इसको क्या किया गया, 9 आइज के रूप में शामिल कर दिया गया। मतलब कि ये अभी तत्काल रूप से अस्थायी रूप में है, हालांकि इसमें इसे 9 आइज के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये पूरी जानकारी मिली होगी। तो मैंने ये चर्चा कर लिया है, ये वाई हैव द इंडियाज कनाडा टेंशन हैव। ठीक है, और ये निज्जर की हत्या जो हुई थी इसके मामले में भी, इस मामले में भी इस वीडियो में मैंने चर्चा कर लिया, इसके पूरा विस्तार बता दिया। ठीक है, और आगे देखते हैं इसमें इस एडिटोरियल में क्या क्या इंपॉर्टेंट था जिससे मैंने आप क्लियर कर लिया। जो ये 5 आइज अलायंस था इसके बारे में मैंने इसके पहले आपको पूरा विवरण बता दिया कि चर्चा में क्यों आया 5 आइज डेलीगेशन के मामले में। तो ये इसको पढ़ने की अब कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने उसमें पूरा अच्छी तरह से बाकायदे कब आया, क्यों आया, इसके बारे में पूरा विवरण बताया है आपको। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, और ये है भारत और कनाडा के बीच तनाव क्यों बिगड़ गया। ठीक है, तो ये सब मैटर मैंने ये बता चुका है, इससे मतलब इससे पहले इस वीडियो में मैंने बताया, आगे आप देख चुके हैं। इसके बारे में पूरा टिप्पणी किया हुआ हूँ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्यों चर्चा में आया। ठीक है, तो आप इसे पढ़ सकते हैं। ठीक, और उसका जो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इसको मैं अभी बता देता हूँ आपको। ठीक है, जो क्या बोलते हैं, सबूत कैसे आया था। तो ये जो सिग्नेट इंटेलिजेंस था ना और ह्यूमैनिटी दोनों को इनपुट में थे, सिग्नल इंटेलिजेंस और ह्यूमन इंटेलिजेंस दोनों इनपुट में, जिससे निज्जर की हत्याओं के इशारा की तरफ और भारतीय उच्चायोग के भीतर राजनयिकों के बीच संचार शामिल था। बस ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसमें मैंने उसमें चर्चा नहीं किया। ठीक है, आगे आप उसमें A to Z मैंने हर एक चीज़ को विवरण बताया है आपको, जिससे आपको आसानी होगी GS के पॉइंट ऑफ व्यू से और प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि मतलब कि आइस 5 के हमारे क्या आइस 5 जो है इससे कनाडा और भारत के बीच तनाव के क्या संबंध को किस संबंध को व्यक्त करते हैं, इस पर तर्क वितर्क कीजिए। ठीक है, मैं अभी क्वेश्चन नहीं बना पा रहा था। ठीक है, तो मैं अभी मैंने अपने मन से मैंने बताया आपको। ठीक है, तो इस पर क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक, तो इस बारे में मैंने आपको अच्छे से बता दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या है ये IBSA मतलब इंडिया, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका अलायंस को क्या बोलते हैं, IBSA मीट बोलते हैं। ठीक है, एम्पलीफाई द ग्लोबल साउथ वॉइस। ठीक है, तो इसको हिंदी रूपांतर करके देखते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। पर अगर इससे पढ़ने से पहले अगर इसके बारे में ना जाने तो कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, इसके बारे में जानना ज़रूरी है। तो इसका मैं थोड़ा सा कुछ इनपुट लाया हूँ जिससे आपको आसानी होगी समझने में। तो भारत और ब्राज़ील दक्षिण अफ्रीका संवाद मंच। ठीक है, तो इसमें इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका डायलॉग फ्रॉम द हिंदी। ठीक, यह एक त्रिपक्षीय क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसमें भारत, ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका के बीच अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है। ठीक है, और 3 बड़े लोकतंत्र और 3 महाद्वीप अर्थव्यवस्था को महत्वपूर्ण चुनौतियों को सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, तीनों देशों की विविध, विकासशील और बहुसांस्कृतिक, बहुजातीय और बहुभाषी, बहुधार्मिक के रूप में जाना जाता है। ठीक, आगे देखते हैं इसके गठन कब हुआ था, इसके बारे में, इसका गठन क्यों हुआ, इसका गठन कब हुआ है। ठीक है, तो जब 3 देशों के बीच विदेश मंत्री ने 6 जून 2003 को ब्राज़ीलिया के ब्राज़ील में एकत्रित हुए और ब्राज़ीलिया घोषणा पत्र पर प्रकाशित किया गया। ब्राज़ीलिया घोषणा पत्र प्रकाशित किया तो संगठन का स्थापना हुआ। तो अब इसे भारत, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका संवाद मंच भी कहा, मंच नाम दिया गया इसका। ठीक है, अब इसको इप्सा का कोई निश्चित कार्यकारी सचिवालय या मुख्यालय नहीं है। मतलब कि IBSA का कोई भी कार्यालय या कोई भी सचिवालय नहीं है। IBSA राज्य और सरकारों के प्रमुख अधिकतर शिखर सम्मेलन पर आधारित है। ठीक है, अब तक 5 भारत, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका संवाद मंच नेतृत्व शिखर सम्मेलन हो चुका है। अब तक कितने हो चुके हैं, अब तक 5 हो चुके हैं। कितने हो चुके हैं, 5 हो चुके हैं। ठीक,
2011 में 5वां IBSA शिखर सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका के प्रिटोरिया में आयोजित हुआ था। कहाँ तो हुआ था? दक्षिण अफ्रीका के प्रिटोरिया में। 6वें इब्सा शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत करेगा। कौन करेगा? भारत। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 6वें इब्सा IBSA ब्राज़ील साउथ अफ्रीका शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? भारत करेगा। ठीक, अब इसके बाद और थोड़ा बारे में जान लेते हैं, इसका उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो IBSA का उद्देश्य क्या है? दक्षिण सहयोग को बढ़ावा देने और विकासशील दुनिया के 3 प्रमुख महाद्वीपों अफ्रीका, एशिया और दक्षिण अमेरिका के बीच समझ बढ़ाने के लिए मूलभूत स्तंभों का प्रतीक है। सम्मेलन में 3 देशों के कृषि, व्यापार, संस्कृति और रक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा करने के लिए एक मंच प्रदान करना है। IBS डायलॉग फोरम भारत, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका की विदेश नीति वो तेजी से प्रमुख होता जा रहा है। ठीक है, विदेश नीति तेजी से उसकी क्या हो रही है? प्रमुख होता जा रहा है। इसने दक्षिण अमेरिका, एशिया और अफ्रीका के 3 बड़े, मतलब कि एशिया के, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका के 3 बड़े बहुसांस्कृतिक बहुजातीय लोकतंत्रों के बीच वैश्विक चिंताओं पर तेजी से सख्त समन्वयन को आगे बढ़कर कई क्षेत्रों में त्रिपक्षीय भारत, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका के सहयोग को मजबूत करने में मदद की है। ठीक है, विकासशील देशों ने सतत और मापनीय कार्यक्रमों में एक सहायता की गरीबी और भूख के खिलाफ लड़ाई के सर्वोत्तम प्रथाओं पर बढ़ावा दिया है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा और बात जान लेते हैं। मार्च 2005 में केपटाउन में IBSA ने बिजनेस फोरम की शुरुआत की थी। मार्च 2005 में IBSA ने क्या की थी? बिजनेस फोरम की शुरुआत की थी और परिषद में भारत प्रतिनिधित्व CII, फिकी और एसोसिएशन द्वारा किया जाता था। CII भारत की भागीदारी का एक समन्वयन करता है। ठीक, अब इसमें और बोल रहा है कि IBSAR का मिलिट्री अभ्यास क्या है? तो ये संयुक्त रूप से एक त्रिपक्षीय रक्षा सहयोग भी है IBSAR और IBSMR में क्या? IBSAR को अब तक 6 बार अक्टूबर 2018 में दक्षिण अफ्रीका के तट पर आयोजित किया गया है। मतलब कि अब तक ये 6 बार आयोजित हो चुके हैं। ठीक है, और इसका शिखर सम्मेलन कब हुआ था? इसका पहला शिखर सम्मेलन कब हुआ था? तो IBSA का पहला शिखर सम्मेलन पहला IBSA युवा शिखर सम्मेलन कब हुआ था? तो फर्स्ट IBSA यूथ समिट का उद्घाटन 26 अगस्त 2021 को हुआ था। कब हुआ था? 26 अगस्त 2021 को पहला युवा शिखर सम्मेलन हुआ था। भारत सरकार ने विदेश मंत्रालय और केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय, राजीव गांधी राष्ट्रीय विकास संसाधन के संसद के एक अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के आयोजन में सहयोग किया है। पहले IBSA युवा शिखर सम्मेलन का जनसांख्यिकी और विकास के लिए लोकतंत्र था। मतलब कि जनसांख्यिकी और विकास के लिए क्या था? ये लोकतंत्र था। ठीक है, तो आई होप इसको पूरा आपको ये फैक्टर समझ में हो गया IBSA क्या है। ठीक है, इसको अब पढ़ते हैं ये आर्टिकल में कि आर्टिकल क्या कहता है। ठीक है, ये न्यूज़ क्या कह रहा है। तो विदेश मंत्रालय में जयशंकर ने दक्षिण सहयोग की मजबूत करने के लिए एक समूह के हिस्से में अपने ब्राज़ीलिया, दक्षिण अफ्रीका समन्वयन को मुलाकात की है। ठीक है, इसमें ये मुलाकात की है और इसमें बोला गया है कि विदेश मंत्री की 2024 की पहली तिमाही में होगी। मतलब कि ये विदेश मंत्रियों की बैठक। ठीक है, IBSAR क्या होता है? IBSAR में मैंने अभी बता दिया आपको कि विदेश मंत्रियों की बैठक होती है और भारत इसकी मेज़बानी करेगा। 2024 में कौन मेज़बानी करेंगे? तो भारत करेगा। और किन को बीच डायलॉग होता है? तो ये विदेश मंत्रियों के बीच डायलॉग होता है और ये पहली तिमाही में होने वाला है। ठीक, इसके संभव तो ये बताया गया स्वतंत्रता को कायम रखने के केंद्रित थी। आपको ये सब मैटर बता दिया गया है। जो जिसके पॉइंट आउट बिंदु है मैं इसके बारे में बताता हूँ आपको। ठीक है, तो अब आते हैं हम लोग किस चीज़ पर? तो अब आते हैं इसके एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर, उस पर चर्चा करते हैं हम लोग। ठीक है, अफ्रीका, एशिया और रूस से लैटिन अमेरिका। ठीक है, समूह में संयुक्त राष्ट्र की व्यापक अंतर सरकारी सुधार की पक्षधार पर अपनी बातचीत पर चर्चा की है। ठीक है, और इसका जो फैक्टर है मैंने आपको पूरा बता दिया, इसमें कुछ खास है नहीं। ठीक है, आवाज़ को बढ़ाना है। ठीक है, इसी सहयोग से लेकर। ठीक है, अब वैश्विक सहयोग पर चर्चा की है और चर्चा करना है और एक्स पूर्व पर ट्वीट पर कहा है। मतलब कि जयशंकर जी ने दोनों देशों के बीच विशेष रणनीति और विशेष साझेदारी और क्षेत्रीय, बहुपक्षीय और वैश्विक सहयोग पर चर्चा की। उन्होंने एक्स पूर्व में ट्वीट पर कहा था ये। ठीक है,
ऑस्ट्रेलिया के संबंध में विदेश मंत्री ने पेनी पोंग के साथ श्री जयशंकर ने लिखा कि उन्होंने सकारात्मक GS78 की घोषणा की है। ठीक है, आह्वान पर आगे। अब ये देखिए इसमें क्या दिया हुआ है कि अब इसमें 1 मिनट देखते हैं हम लोग कि अन्य देशों के संबंध में वैश्विक सम्मान के राष्ट्रों के साथ अनेक उनके जलवायु वित्त को पूरा किया और विदेश मंत्रालय के प्रति $100 अरब थी। और इसमें क्या बोला, $100 थी, थोड़ा इसमें ऊपर नीचे हो गया। ठीक है, ये हिंदी रूपांतरण अब इसके थ्रू मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, तो कौन सा टॉपिक था, 1 मिनट दोस्तों। The ministry also called the reform of the World Bank and International Monetary Fund to regret that the developed economy had not met their climate finance goal is $100 billion per year by 2020। मतलब कि इसमें क्या बोला गया है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और रिग्रेट फंड द्वारा डेवलप्ड के लिए और आर्थिक इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए, क्लाइमेट चेंज के लिए फाइनेंस के रूप में $100 बिलियन का पर साल 2020 में लक्ष्य रखा गया था। ठीक है, और इसमें एक की पॉइंट था जिसमें बताया गया है। ठीक है, और एक चीज़ और बोलते हैं हम आपको कि यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने रिफॉर्म ऑफ द मोर जनरली कॉन्फ्रेंस UN रिफॉर्म इट कॉल्ड फॉर द टेक्स्ट बेस्ड एंड नेगोशिएशन विथ फिक्स्ड टाइमलाइन एंड in a formal setting to be held during 78 UNG यूनाइटेड नेशनल के 78 सेशन के दौरान इन्होंने रिफॉर्म के द्वारा बोला गया था कॉम्प्रहेंसिव के रूप में। ठीक है, और बैकिंग टू अप्रिसिएशन ऑफ इंडिया। अब इसमें ये आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब मैं हिंदी रूपांतरण के रूप में लाया हूँ, तो आप बोलिएगा कि सर आप मतलब कि आप तो इसी के बारे में बता रहे हैं, इंग्लिश में ही बता रहे हैं। हालांकि मैं हिंदी में ही आपको बताता, पर ये थोड़ा बहुत इधर उधर ये चीज़ हो चुकी है। ठीक है, जिसके थ्रू मैं आपको नहीं बता पा रहा हूँ, और इसकी पूरी जानकारी मैंने आपको दे दी है। ठीक है, और इसमें कुछ खास है नहीं। ठीक है, इसके ऊपर अभी डायलॉग होंगे और उस डायलॉग के ऊपर क्या क्या निर्णय लिए गए उस पर अभी बहुत सारी न्यूज़ आएंगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग नए टॉपिक पर। 1 मिनट दोस्तों। USA it wants to see accountability as ninja's death। निजार डेथ, ये जो कनाडा वाले डेथ थे ना, उसके संबंध में ये बोला गया। USA से क्या बोला है इसके बारे में देखते हैं। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा। ठीक, इसके हिंदी रूपांतरण के रूप में आपको बताता हूँ। मेरा कहना है कि वो निज्जर मौत मामले में जवाबदेही देखना चाहता है। मतलब कि उनका कहना है कि जो निज्जर में मामला हुआ है उसके मैं अपने पक्ष के रूप में देखना चाहता हूँ। ठीक है, इन्होंने ये बोला है। खालिस्तानी अलगाववादी नेता हरदीप सिंह निज्जर की मौत जब हुई तो भारत की भूमिका थी और वो घटना के लिए जवाबदेही देखना चाहता था। कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने ये कहा था सोमवार को। ठीक, संसद में अपने पार्लियामेंट में यही मैटर हुआ था, और इसके संबंध में मैंने आपको बता ही दिया क्या इसके रूप में होने वाले हैं। और 5 आइज से इसी के रूप में और उन्हीं के तर्क पर ये रिपोर्ट प्रकाशित किया गया है। ठीक है, तो इसमें कुछ खास नहीं है, यही चीज़ को मैटर को मैंने बस इसमें मैंने डाल दिया और सारे चीज़ को कंक्लूज़न को मैंने उसी में समझा दिया। इसी मैटर को आगे पहले शुरुआत में इस वीडियो को समझा दिया मैंने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कुछ खास नहीं है इसमें। ठीक है, विश्व बैंक का कहना है कि 95 मिलियन पाकिस्तानी गरीबी में है। कितना है? 95 मिलियन। अब 95 मिलियन कितना होगा? 1 मिलियन में 10 लाख हो गए, तो 95 मिलियन कितना होगा बताइए आप? तो 9.5 करोड़ के लगभग में आसपास में होगा। ठीक है, और विश्व बैंक ने कहा है कि पिछले वित्तीय वर्ष में पाकिस्तान में गरीबी बढ़कर 39.4% हो गई है। कितनी हो गई है? 39.4% हो गई है। आर्थिक स्थिति 12.5 मिलियन से अधिक लोग गरीबी की चपेट में आ गए हैं। विश्व बैंक ने नकदी संकट में जूझ रहे देश की तत्काल कदम उठाने पर आग्रह किया और वित्तीय स्थिरता प्राप्त करें। ठीक है, इसके बारे में बोला गया। अब इसको थोड़ा इसको पढ़ने से अच्छा है कि पहले मैं विश्व बैंक के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं क्या है। तो विश्व बैंक को अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट को ही क्या बोला जाता है? विश्व बैंक बोला जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास को ही विश्व बैंक कहा जाता है। इसका मुख्यालय अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में है। विश्व बैंक की संयुक्त राष्ट्र की जुड़ी एक अहम संस्था है और यह संस्थाओं का समूह है, इसलिए विश्व बैंक को समूह कहा जाता है, विश्व बैंक ग्रुप में कहा जाता है। ठीक है, वर्तमान में विश्व बैंक में कितने सदस्य हैं? 189 सदस्य है विश्व बैंक
189 सदस्य हैं। ठीक, विश्व बैंक का सदस्य बनने के लिए किसी भी देश को पहले अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम की सदस्य बनना जरूरी है। किस चीज़ की? अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम की क्या पढ़ना पड़ेगा? सदस्य बनना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको देखते हैं शुरुआत कब हुई थी। तो अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना एक साथ वर्ष 1944 में अमेरिका के न्यू हैम्पशायर और ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में के दौरान हुई थी। याद रखिएगा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक मतलब अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक की दोनों की स्थापना एक ही साथ हुई थी 1944 में अमेरिका के न्यू हैम्पशायर में ब्रेटन वुड्स के सम्मेलन के दौरान हुआ था। ब्रेटन वुड्स की स्थापना, ब्रेटन वुड्स एक संस्था है तो ब्रेटन वुड्स के सम्मेलन के आधिकारिक तौर पर संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन यूनाइटेड नेशन मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस के रूप में जाना जाता है। कॉन्फ्रेंस के रूप में जाना जाता है। 22 जुलाई 1944 तक 44 देश के प्रतिनिधित्व तो इस देश के सम्मेलन में हुए थे। तत्काल उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध और विश्वव्यापी संकट से जूझ रहे देशों की मदद करना था। उस समय की बात है, इसलिए ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष वर्ल्ड बैंक से ये निर्माण किया गया था। और मुद्रा कोष से संबंधित ये भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और IBRD दोनों का एक साथ निर्माण किया गया था। ठीक है, और इस संस्था को रूप में बनाया भी गया था। आगे ये देखते हैं इस आर्टिकल में क्या है कि पाकिस्तान की गरीबी एक वर्ष के भीतर 34.2% से बढ़कर 39.2 हो गई है और 12.9 मिलियन से अधिक लोग $3.65 प्रति दिन की आय स्तर से गरीबी की रेखा के नीचे आ गए हैं। ठीक, विश्व बैंक ने कहना है कि 95 मिलियन पाकिस्तानी अब गरीबी में जी रहे हैं। सुझाया गया है कि समाधान वैश्विक ऋणदाता ने पाकिस्तान से अपनी पवित्र गाय, कृषि और रियल एस्टेट पर कर लगाने के लिए तत्काल कदम उठाने और अर्थव्यवस्था में 7% से अधिक की भारी राजकोषीय समायोजन के माध्यम से आर्थिक स्थिरता प्राप्त करने के प्रयास में व्यय में कटौती करने की आग्रह करेगा। ठीक है, व्यय में कटौती करने की ये आग्रह करेगा। ठीक, अभी हम समझ गए हैं विश्व बैंक के बारे में। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम नए टॉपिक पर। थोड़ा ये दोस्तों थोड़ा धुंधला आएगा। ठीक है, इसमें मैं इसको सुधार करूँगा। अब ये वीडियो बन चुकी है, अब इसमें मैं सुधार नहीं कर पाऊँगा, पर थोड़ा सा धुंधला आएगा तो आप इसकी वीडियो क्वालिटी को अच्छे से कर देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसमें बोला गया तमिलनाडु केरला टू ज्वाइन हैंड टू काउंट एंडेंजर्ड नीलगिरी तहर। तमिलनाडु के लुप्त प्राय नीलगिरी के तहर गिनती के लिए हाथ मिलाएंगे। ठीक है, नीलगिरी तहर है उसके गिनती के लिए हाथ मिलाएंगे। तमिलनाडु सरकार और केरल सरकार ने कहा गया। तमिलनाडु ने केरल लुप्त प्राय की नीलगिरी तहर के लिए गिनती से हाथ मिलाएगा। ठीक, अब थोड़ा ये नीलगिरी के बारे में जान लेते हैं हम। नीलगिरी तहर क्या है? ठीक है, नीलगिरी तहर एक अनगुलेट है जो केरल और तमिलनाडु के पश्चिम और पूर्वी घाट के दक्षिणी भाग के लिए स्थानिक है। मतलब कि वो वहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, वो डियर के रूप में होता है। नीलगिरी पहाड़ियों में पाया जाता है। तमिलनाडु की राजकीय पशु है। नीलगिरी क्या है? तमिलनाडु की राजकीय पशु। अतीत में प्रजाति पश्चिम घाट के पूरे क्षेत्र में पाई जाती थी। यह वर्तमान में केवल छोटे खंडित क्षेत्रों में देखा जा रहा है। ठीक है, और इसके और थोड़े बारे में जानते हैं। और यह इस प्रजाति को संकटग्रस्त प्रजाति की IUCN की लाल सूची में, ठीक है, IUCN की लाल सूची में लुप्त प्राय के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। अनगिनत खतरों के कारण यह भारत की वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची फर्स्ट के तहत क्या है? संरक्षित है। ठीक, थोड़ा धुंधला आएगा क्वालिटी दोस्तों, तो थोड़ा आप मैनेज कर लीजिएगा। मैं इसीलिए बोल कर समझा रहा हूँ कि आपको ये समझ में आए। ठीक है, यह वर्तमान में आवासों, विघटन, विदेशी प्रजातियों, आक्रमण, जंगल के आग और वन संसाधनों, अति दोहन और पारिस्थितिक डेटा या समझ की कमी जैसी चुनौतियों के कारण स्थानिक विलुप्त होने के कगार पर होने के खतरे में है। ठीक, यह वर्तमान में केवल छोटे खंडित क्षेत्रों में देखा जाता है। अधिकांश आबादी इसकी ऐतिहासिक सीमा पर नहीं पाई जाती है। मौजूदा तहर विभिन्न चुनौतियों के कारण जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। IUCN स्टेटस इसका क्या है? लुप्त प्राय के रूप में सूचीबद्ध है। ठीक है, इसकी IUCN स्टेटस क्या है? लुप्त प्राय, एंडेंजर्ड की सूची में। ठीक है, और इस परियोजना के तहत राज्य सरकार सर्वेक्षणों और रेडियो टेलीमेट्री अध्ययनों के माध्यम से नीलगिरी तहर के वर्तमान जनसंख्या की स्थिति की समझ को सुधार करना चाहती है। ठीक है, सरकार इसकी स्थिति को नीलगिरी तहर की वर्तमान जनसंख्या की स्थिति को सुधार करना चाहती है। ठीक, और इसके बारे में थोड़ा और पढ़ लेते हैं संरक्षण के बारे में। ठीक है, नीलगिरी तहर संरक्षण परियोजना क्यों चला है, कब चलाया गया, इसकी लागत क्या क्या थी? तो नीलगिरी तहर परियोजना तमिलनाडु सरकार ने 25.14 करोड़ रुपये के कुल व्यय के साथ शुरू किया था। ठीक है,
इसे 2022 से 2027 तक लागू किया गया है। 5 सालों के लिए यह क्या किया गया, लागू किया गया। इस परियोजना के तहत राज्य सरकार सर्वेक्षणों के रेडियो टेलीमेट्री अध्ययनों के माध्यम से नीलगिरी तहर की वर्तमान जनसंख्या की स्थिति की समझ में सुधार करना चाहती है। इस पहल का उद्देश्य प्रजातियों के बारे में जन जागरूकता बढ़ाना है। ठीक है, इस परियोजना में तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा वित्त पोषित किया गया है। इस परियोजना को तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा क्या किया गया, वित्त पोषित किया गया है। अब आते हैं टॉपिक पर, हाथ मिलाया क्यों मिलाया था, तो इसके बारे में जान लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो राज्य पशु संरक्षण के लिए नीलगिरी के तहत परियोजना शुरू की गई थी। अभी आपको परियोजना के बारे में बता दिया गया। 25 करोड़ की लागत के साथ की गई थी, और 25 करोड़ लागत के साथ की गई थी, और उसके साथ तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा वित्त पोषित भी किया जाता है। ठीक, इस परियोजना के द्वारा। ठीक, थोड़ा डिटेल में हम लोग जान गए। तमिलनाडु वन विभाग ने अपने केरल समक्ष को एक समकालीन जनगणना करने का प्रस्ताव देगा, क्योंकि यह जानवर केवल 2 राज्यों में चुनिंदा आवासों में पाए जाते हैं। ठीक है, 2 राज्यों में, एक केरल और एक तमिलनाडु के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कोयम्बटूर जिले में पोलाची वालपाड रोड पर अलियार में अन्नमाई टाइगर रिजर्व के एक नीलगिरी की तहर दिखाई गई है, एक तस्वीर है। ठीक है, क्योंकि नीलगिरी तहर समुद्र तल से 300 मीटर से 2600 मीटर ऊंचाई पर खड़ी और चट्टानों इलाकों वाले पर्वतीय घास के मैदानों को पसंद करता है। कुछ का मानना 31 से भी कुछ अधिक 3100 से कुछ अधिक जानवर अत्यधिक विखंडित आवासों में रहते हैं। ठीक है, 3100 से भी अधिक जानवर विखंडित आवासों में पाए जाते हैं, रहते हैं। ठीक है, 2015 के अध्ययन की रिपोर्ट में बताया गया है कि तमिलनाडु और केरल के पश्चिम घाट में, उत्तर में नीलगिरी और दक्षिण में कन्याकुमारी पहाड़ियों के बीच में है। ठीक है, समकालीन सर्वेक्षण तमिलनाडु वन विभाग 2 जनगणनाओं का प्रस्ताव कर रहा है, 1 नवंबर में और दक्षिण पश्चिम में मानसून के बाद, और दूसरी मलाई टाइगर रिजर्व के बाद मार्च अप्रैल के बयानों पर मौसम। यदि केरल इस प्रस्ताव को सहमत होता है तो दूसरी जनगणना में एक समकालीन गणना होते हैं संभावना है। राज्य पशु पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और विभाग ने अतिरिक्त मुख्य सचिव सुप्रिया साहू ने कहा है कि राज्य पशु के लिए एक व्यापक विशिष्ट जनगणना होगी। इसी जनगणना के संबंध में बताया गया तमिलनाडु सरकार ने क्या क्या फैसले लिए हैं। ठीक है, तमिलनाडु सरकार ने केरल के लुप्त नीलगिरी की तहर को गिनती के से हाथ मिलाया। ठीक है, इसी संबंध में। ठीक, और इसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया जो इसका की फैक्टर था। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम नए टॉपिक पर। तो इसको ये धुतला क्वालिटी है, मैं कोशिश करूँगा इसे और अच्छे से सुधारने के लिए। ठीक है, तब तक मिलते हैं नए टॉपिक पर। ठीक है, ड्राफ्ट पेटेंट संशोधन नियम अनुदान पूर्व विरोध को कमज़ोर करते हैं। ड्राफ्ट पेटेंट संशोधन अधिनियम अनुदान पूर्व विरोध को कमज़ोर करते हैं। पेटेंट अधिनियम स्पष्ट रूप से अनुदान पूर्व विरोध दर्ज करने की अनुमति देता है। मतलब कि पेटेंट जो है, पेटेंट हम लोग किसी भी चीज़ का पेटेंट करते थे, कोई वस्तु है मैंने ये बनाया तो इसका हम पेटेंट कर लिए। ठीक है, तो इसमें ये बोला गया है कि अनुदान पूर्व विरोध दर्ज करने की अनुमति है, मतलब कि स्पष्ट रूप से अनुदान की विरोध दर्ज करने की अनुमति है। 1 मिनट दोस्तों। तो इसमें ये भी बताया गया है कि अनुदान पूर्व विरोध दर्ज करने की अनुमति देता है। ठीक है, लेकिन पेटेंट संशोधन नियमों के मसौदे के अनुसार, इस नियम का मसौदे के अनुसार अनुदान पूर्व विरोध दर्ज कराने वाले व्यक्ति या नागरिक समाज संगठनों की स्थिरता पर नियंत्रक द्वारा किया जाएगा। नियंत्रक द्वारा किया जाएगा। और अनुदान पूर्व विरोध दर्ज करने वाले व्यक्तियों की नागरिक समाज संगठनों की स्थिरता में निर्णय नियंत्रण द्वारा किया जाएगा। आइए थोड़ा इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं कि ड्राफ्ट पेटेंट संशोधन है क्या। थोड़ा इसके बारे में विस्तार से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो पेटेंट के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं कि इसकी अवधि क्या क्या होता है। पेटेंट बौद्धिक संपदा के संरक्षण के रूप में है। क्या है? बौद्धिक संपदा के संरक्षण के रूप में है। ठीक, और यह किसी आविष्कारों के लिए दिया गया एक विशेष अधिकार है। उत्पाद और प्रक्रिया के समान और समान रूप से कुछ करने का एक नया तरीका प्रदान करता है। ठीक है, किसी समस्या का एक नया तकनीक समाधान प्रदान करता है। पेटेंट प्राप्त करने के लिए पेटेंट आवेदकों को आविष्कार के बारे में तकनीकी जानकारी जनता के सामने प्रकट की जानी चाहिए। यह आविष्कार के लिए पेटेंट योग्य मानदंड क्या क्या है, यह नवीन और या सबसे भिन्न होना चाहिए, या एक आविष्कारशील कदम होना चाहिए, या औद्योगिक और अनुप्रयोग में सक्षम हो। ठीक है, पेटेंट अवधि में क्या है, पेटेंट में प्रत्येक पेटेंट की अवधि पेटेंट आवेदन दाखिल करने की तारीख से 20 वर्ष है। ठीक है, यह अंतिम या पूर्व विनिर्देश के साथ तैयार किया गया हो। पेटेंट अधिनियम 1970 भारत में पेटेंट प्रणाली के लिए एक प्रमुख कानून वर्ष 1972 में लागू हुआ था। भारतीय पेटेंट और डिजाइन अधिनियम 1911 का स्थान लिया। मतलब कि
भारतीय पेटेंट और डिजाइन अधिनियम 1911 का स्थान लेकर, और ये पेटेंट अधिनियम 1970 को गठन कर 1972 में यह लागू किया गया। अधिनियम को पेटेंट संशोधन अधिनियम 2005 में भी यह अधिनियम किया गया, और यह किया गया था जिसमें उत्पाद पेटेंट और खाद्य दवाओं, रसायनों और सूक्ष्म जीवों सहित प्रौद्योगिकी के सभी क्षेत्रों में विस्तार किया गया। ठीक है। संशोधन के बाद विशिष्ट विपणन अधिकारियों से संबंधित प्रावधानों को निरस्त कर दिया गया। ठीक है। और अनिवार्य लाइसेंस प्रदान करने के हेतु प्रावधान प्रस्तुत किया गया। अनुदान पूर्व और अनुदान पश्चात विरोध के संबंधित प्रावधान में भी प्रस्तुत किए गए, मतलब कि अनुदान से पहले और अनुदान के बाद विरोध से संबंध में जो प्रावधान है प्रस्तुत उसमें किए गए थे। ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा बहुत जान ली। अब आते हैं इसके पेटेंट के बारे में। ठीक, आज का एडिटोरियल पेटेंट का क्या कहना है। ठीक है। तो संशोधन में ये बताया गया अनुदान पूर्व विरोध की शारीरिक झटका प्रारूप नियम नियंत्रण की शक्ति प्रदान करता है। मतलब कि इसमें बोला गया अनुदान पूर्व जो पेटेंट करा लिया, मतलब पेटेंट कराने से पूर्व विरोध की शारीरिक झटका को प्रारूप नियम के नियंत्रण को शक्ति को प्रदान कर दिया गया है। ठीक है। पेटेंट संशोधन नियमों को मसौदा तैयार किया गया जिसमें बड़ी फार्मा कंपनियों को काफ़ी फायदा हो सकता है। ठीक है। इसमें कहा गया कि बड़ी कंपनियां जो है उसको फायदा हो सकता है, कंपनियों के लिए विनाशकारी साबित भी हो सकता है। जब भारत निर्मित दवाओं का निर्भर है टीके हितधारकों टिप्पणियों के लिए औद्योगिक और आंतरिक व्यापार के समर्थक आंदोलन विभाग द्वारा मसौदे नियम की कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए जो पेटेंट के पूर्व अनुदान विरोध के अनावश्यक बाधाएं पैदा करेंगे। ठीक है। क्या बोला गया? अनावश्यक बाधाएं पैदा करेंगे। ठीक। जो 2005 की अधिनियम किया गया था उसमें मई 2006 में नियंत्रण के किस आधार पर अनुदान दिया गया? दक्षिण अफ्रीका में कोई थाइल किराए पर नहीं है। पेटेंट अधिनियम मार्गदर्शक के कारण निर्धारित करने के लिए टेक्नोफिट दास शक्ति का मामला है। यह वसीयत ट्राइमा के रूप में दर्ज की गई है। किसमें दर्ज की गई? वसीयत ट्राइमा के रूप में यह दर्ज की गई है। किसी भी पैरोप्रोसिल फ्यूमरेट रिपे की स्थिरता आपके 100 उभरते पुत्रों की प्री काउंट और आप प्रथम पंक्ति एंटी रेट्रोवायरल का उपयोग करने के लिए अधिक समस्या पैदा करती है, जो व्यक्तियों या विपक्ष द्वारा संगठनों के नेताओं को सुप्रीम कोर्ट में पूर्व अनुदान की आवाज़ उठाई जाती है। ठीक है। इसके रूप में बताया गया। ठीक। और इसके जो इम्पोर्टेंट फैक्टर था मैंने बता दिया, इसमें अब कुछ खास है नहीं। ठीक है। रोगों समूह नागरिकों शहरी संगठनों द्वारा पूर्व अनुदान विरोध दायर किया गया जिसे उपन्यास आविष्कार के तुच्छ दावों के आधार पर बड़ी फार्मा द्वारा किए गए पेटेंट संरक्षण को अस्वीकार किया गया। ठीक। और इसमें थोड़ा देखते हैं इसमें जो की फैक्टर उसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है। वैश्विक आईपी सलाहकार मेंडे कंपनी प्री नहीं चाहती थी। ये कंपनियों के बारे में थोड़ा बहुत बताया गया है और इसमें और कुछ है नहीं। ठीक है। आगे देखते हैं इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। नेटवर्क ऑफ वेज कॉन्टेस्ट के साथ पीयू संरक्षण की ओर से नियंत्रण विकल्प पूरी तरह से तर्क संगत आधार होना चाहिए। मई 2006 में टाइम समूहों के संबंध में महाराष्ट्र में रहने वाले लोगों का निर्णय तुच्छ आधार पर HIV के समूह पूर्व अनुदान होना याचिका से जोड़ी रखरखाव व उच्च प्रोटेक्ट को मेडिसिन्स ने आवश्यक मसौदा संशोधन नियम को हटाने के आधार पर है। आधार है तो रखरखाव के बारे में भारत के पास से सुरक्षा उपाय। थोड़ा ये इधर उधर हो गया दोस्तों, तो थोड़ा आप इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है। थोड़ा मैं इसे पढ़ूंगा तो ज़्यादा समय लग जाएगा। मैंने इसके बारे में पूरा विवरण आपको बता दिया पेटेंट अधिनियम के बारे में। ठीक। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। कुछ इसमें खास नहीं है। ठीक है। जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट था मैंने आपको बता दिया पेटेंट के नज़रिए से। ठीक है। आगे आते हैं नए टॉपिक पर, नए करंट अफेयर पर। 2 चीफ प्रपोजल अंडर प्रोसेस बताया किसने बोला है? यूनियन मिनिस्टर कौन बोला है? अश्वनी वैष्णव जी ने बोला है। ठीक है। आइए देखते हैं इसके हिंदी रूपांतरण के रूप में क्या है। एक मिनट दोस्तों, हिंदी रूपांतरण सांकेतिक भाषा आ गया। एक मिनट माफ़ करिएगा दोस्तों, आ गया। 2 चीफ प्रस्ताव प्रतिक्रियाधीन है। मतलब कि केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री वैष्णव का कहना है कि माइक्रो प्लांट जिसके लिए निर्माण शुरू हो चुका है, जो इसकी मोबाइल हो गया, कंप्यूटर हो गया, जो इसकी चिप होती है, ये कहाँ अधिकतर मैन्युफैक्चर होती है? तो ताइवान में। कहाँ होती है?
ताइवान में पूरा विश्व का 70% क्या होता है, मैन्युफैक्चर होती है, क्या चिप मैन्युफैक्चर होती है, माइक्रो चिप जो होती है ना छोटे छोटे, वहाँ पे मैन्युफैक्चर होती है। माइक्रो प्लांट के लिए निर्माण शुरू हो चुका है। 2024 से पहले चिप का उत्पादन शुरू कर देंगे। दिसंबर 2024 से पहले क्या बताया है, चिप का उत्पादन शुरू कर देंगे। कुछ महीने प्रस्ताव आकार लेंगे, ठीक है, इन्होंने बोला है, ठीक है। आगे देखते हैं इसमें और क्या बोले हैं। तो इन्होंने कहा कि कुछ महीने बाद आकार लेने की उम्मीद है, ठीक है। और मंत्री ने परियोजना को विशेष रूप से ध्यान देने के लिए करेंगे, जहां भारतीय वैश्विक स्तर पर नेता के रूप में उभर सकता है, ठीक है। मतलब कि उन्होंने बोला कि वैश्विक रूप से भी ये भारत सेमीकंडक्टर के रूप में उभर सकता है। माइक्रोन सेमीकंडक्टर प्लांट की भूमि पूजन समारोह मौके पर श्री वैष्णव ने कहा, मतलब कि उनका उद्घाटन किया और शिलान्यास किया, ठीक है, उस फैक्ट्री के रूप में। और अर्धचालक रणनीति, 2 बड़े सेमीकंडक्टर प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है और आने वाले कुछ महीनों में इनके आकार लेने की उम्मीद है। वैष्णव मतलब कि 2 जो सेमीकंडक्टर प्रस्ताव है आ रहे फैक्ट्री बनाने के लिए, अभी विचाराधीन के मामले में है, उसको भी निर्णय लिया जाएगा। परियोजना एक विशेष क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करेगी, जहां भारत वैश्विक स्तर पर एक नेता के रूप में उभर सकता है, ठीक है। और जानते हैं कि सेमीकंडक्टर का मांग कितनी है, हर एक इक्विपमेंट, हर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में सेमीकंडक्टर का यूज़ होता है, ठीक है। तो संयंत्र में 2 चरणों में $825 मिलियन का निवेश करेगी। माइक्रोन गुजरात के निर्माणाधीन संयंत्र में 2 चरणों के $825 मिलियन का निवेश करेगी, ठीक। और इसमें बोला गया है 5 लाख वर्ग फुट की योजनाबद्ध सफाई शामिल होगी, ठीक। इस क्षेत्र द्वारा भारत के प्रधानमंत्री जटिल नीतिगत निर्णयों पर क्रियान्वयन करने की क्षमता को देखते हुए कहा है, ठीक है। और विश्वसनीय रूप से भौगोलिक रूप से भी विकसित है, जिसे वैश्विक उद्योग के खिलाड़ी आने चाहते हैं। हम आने वाले कुछ महीनों में कम से कम 2 और सेमीकंडक्टर प्रस्ताव को आकार लेते हुए देख सकते हैं। आने वाले समय में 2 और सेमीकंडक्टर का प्रस्ताव देख सकते हैं। प्रौद्योगिकी निर्यात के विशिष्ट क्षेत्र है जहां भारत नेतृत्व कर सकता है। सेमीकंडक्टर परियोजना का ध्यान पर उन क्षेत्रों पर होगा जो देश प्रौद्योगिकी निर्यात करने की मदद कर सकते हैं, ठीक है। उन देशों पर होगा जो प्रौद्योगिकी निर्यात करने में मदद कर सकते हैं, जिसका निर्माण शुरू हो चुका है। दिसंबर 2024 से पहले चिप का उत्पादन शुरू हो जाएगा। मैंने अभी आपको बताया। मेमोरी चिप निर्माण कहाँ होगा, माइक्रोन ने गुजरात की सेमीकंडक्टर असेंबली टेस्ट प्लांट स्थापित करने की, मतलब गुजरात में स्थापित होगी और ये प्लांट स्थापित होगी। इसमें कुल $2.75 बिलियन का निवेश होगा। 2.75 मिलियन डॉलर का निवेश होगा। माइक्रोन 2 चरणों में प्लांट $825 मिलियन तक का निवेश करेगी और बाकी निवेश केंद्र राज्य सरकार द्वारा किए जाएगी। मतलब कि $825 मिलियन तक निवेश करेगी और बाकी केंद्र और राज्य सरकार से आएंगे। मतलब कि $825 का कंपनी निवेश करेगी और बाकी केंद्र और राज्य के द्वारा इसमें इन्वेस्ट किया जाएगा PLI स्कीम के तहत, ठीक है। इसी के तहत ये स्कीम होता है, ठीक है। चरण 1 के तहत 5000 वर्ग की फुट नियोजन स्वच्छ कमरे के तहत जगत शामिल होगी। यह 2024 के अंत में चालू हो जाएगी, ठीक। इसका पूरा विवरण मैंने आपको बता दिया। आते हैं जो ऊपर के 2 टॉपिक चले गए, थोड़ा उसको समझ लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये गलती हो गई या आगे से ये गलती नहीं होगी दोस्तों, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा पढ़ लेते हैं हम लोग। भारतीय सांकेतिक भाषा ऑनलाइन स्व संरक्षण पाठ्यक्रम शुरू किया गया है, ठीक। अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा के दिवस पर, अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा कब मनाया जाता है, तो 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 23 सितंबर, ठीक, नोट कर लीजिएगा। 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा के दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय सांकेतिक भाषा एक ऑनलाइन स्व शिक्षण पाठ्यक्रम और 10,000 IELTS शब्दों के वाला एक शब्दकोश लॉन्च किया गया। वित्तीय शर्तों के लिए 260 संकेतक भी लॉन्च किए गए। यह सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने कहा है कि पाठ्यक्रम को प्राथमिक उद्देश्य और भारतीय सांकेतिक भाषा के बुनियादी संचार कौशल हासिल करने की सुविधा प्रदान करता है, ठीक है। जिससे बधिर बच्चों के माता पिता, भाई बहन, शिक्षक और ISL को मौलिक ज्ञान प्राप्त करने के में रुचि रखने वाले सभी लोग शामिल हैं। पाठ्यक्रम में 10 मॉड्यूल शामिल है, जिससे 30 आवश्यक विषयों को शामिल किया गया है, ठीक है। पाठ्यक्रम में 10 मॉड्यूल शामिल और 30 आवश्यक विषयों को क्या किया, शामिल किया गया। सुनिश्चित किया जा सके कि शिक्षार्थियों के बुनियादी ISL संचार व्यापार को समझ प्राप्त हो, ठीक है। आते हैं एक और टॉपिक जो छूटा हुआ था। 2 साल में केंद्र सरकार ने कार्यालयों में 423 एकड़ जमीन खाली है। 2 सालों में केंद्र सरकार के कार्यालयों में कितनी जमीन खाली है, 423 एकड़ की जमीन खाली है। आंकड़ों में पता चला कि 2 विशेष अभियानों के तहत
एक मिनट, ये क्या आ गया, 3201 फुटबॉल मैदानों के आकारों में केंद्र, अच्छा 3201 फुटबॉल मैदानों के आकार के केंद्र सरकार कार्यालय स्थान को गंदगी और कबाड़ से मुक्त कर दिया है। ठीक है, गंदगी और कबाड़ से इसे क्या कर दिया है, मुक्त कर दिया है। ठीक, अब केंद्र ने अपने आगामी विशेष अभियान 3.0 के हिस्से के रूप में सभी कार्यालय की संतृप्ति स्तर तक पहुंचने के प्रयासों को बढ़ाने का निर्णय लिया है। ठीक है, इसे बढ़ाने का क्या लिया है, निर्णय लिया है। ठीक, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार केंद्रीय मंत्रालय ने संलग्न 90% फाइल इलेक्ट्रॉनिक मोड से तैयार की जा रही है। ये तो मालूम होगा ही, 90% जो फाइलें इलेक्ट्रॉनिक मोड में तैयार हो रही है। अब तक 2 अभियान पूरे हो चुके हैं। ठीक है, इसमें 2 अभियान अब तक क्या हो चुके हैं, पूरे हो चुके हैं। ठीक, 2 से 31 अक्टूबर तक चलेगा। और तीसरा अभियान कब से चलेगा, 2 से 31 अक्टूबर तक ये अभियान चलेगा। अभी आने वाला है अभियान 3.0, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक, इस पर एक वीडियो बनाऊंगा अच्छे से, जिससे आप ये समझ पाएंगे। ठीक, और संस्थागत बनाना है। ठीक, स्वच्छता और संतृप्ति दृष्टिकोण के साथ सरकार के लंबित मामलों को कम करें। पिछले 2 अभियानों में सार्वजनिक शिकायतों के समय समाधान, कार्यालय स्थानों के डिजिटलकरण और कार्यालय रिकॉर्ड के संग्रह के साथ सरकारी कार्यालयों में महत्वपूर्ण परिवर्तन को सक्षम किया है। DRP सचिव के वी श्रीनिवास ने कहा कि अक्टूबर 2021 से जुलाई 2023 तक कुल 184.6 में मंत्रालयों के उत्पन्न लाख वर्ग फुट का केंद्र सरकार के कार्यालयों की 1 एकड़ जमीन कराई गई। 30 जून 2023 तक पुराने कंप्यूटर, पुराने डिस्क और ये फाइलें को जितने फाइलें थे, जितने सामान थे, बाहर निकाला गया और खुले बाजार में स्क्रैप के रूप में बेच दिया गया। मतलब स्क्रैप कर उसके भंगार के रूप में बेच दिया गया। और सरकार को 595.57 करोड़ की कमाई हुई। एक अधिकारी ने बताया कि भारतीय सेना ने खुले बाजार में पुराने ट्रक बेचे, जिससे 212 करोड़ का पाउंड प्राप्त हुआ। 212 करोड़ पाउंड प्राप्त हुआ। ठीक है, तो भंगारों को जितने सरकारी पुराने थे 30 जून 2023 तक जितने पुराने सामान थे, कंप्यूटर, प्रिंटर जो भी थे, उसको बेच दिया है कि सरकार, और उस बेचकर सरकार को 595 करोड़ रुपये का क्या प्राप्त हुआ, राजस्व प्राप्त हुआ। और खुले बाजार में पुराने ट्रक भी बेचे गए भारतीय सेना द्वारा। 212 करोड़ की कमाई हुई। ठीक है, ब्रिटिश काल में ही कुछ महत्वपूर्ण फाइलें थी जिन्हें स्वच्छता अभियान के दौरान खोजा गया। फाइलों में एक विभाजन के संबंधित थी। फाइल NI को सौंप दी गई। उन्होंने रिकॉर्ड सुरक्षित रखा और डेटा से प्राप्त चलता है कि पिछले 3 वर्षों में उत्पन्न ई फाइलों की संख्या में भारी वृद्धि हुई। 2020 423 ई फाइलों की कुल संख्या बढ़कर 14.27 लाख थी, जो बढ़कर 31.90 लाख हो गई। अक्टूबर 2021 में 8765 से बढ़कर जुलाई 2023 में 19,973 हो गया है। 37,781 MP संदर्भ बंद हो गए हैं। और पिछले 2 वर्षों में निपटाई गई सार्वजनिक शिकायतों की संख्या कितनी हो गई, 40,31,289 हो गई है। ठीक है, तो ये फैक्टर आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, और ये मैटर समझ में आ गया होगा। आते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर पर। तो 2 चीफ वाला प्रस्ताव भी हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक, आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट अब कोई नहीं है दोस्तों। तो ये समाप्त है, इतना ही लास्ट था। तो मिलते हैं अगले करंट अफेयर पर, अगले न्यूज़ द हिंदू की न्यूज़ एनालिसिस पर। तो आप हमें इसी तरह सपोर्ट कीजिए, हमें आपकी सपोर्ट की आवश्यकता है। और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, जिससे हमें प्रोत्साहन मिलेगी आगे की वीडियो बनाने में और डीप एनालिसिस करने के संबंध में। और हिंदी माध्यम वालों को बिल्कुल भी कोई भी घबराना नहीं है। एक एक चीज़ को अच्छे से हिंदी रूपांतरण करके लाऊंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।